ओके, सो वी वेर बेसिकली डूइंग, हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में एज पर नेचर ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब अगर आप घर से काम के लिए निकल रहे हैं तो यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट अ सैलरी ऑन टाइम, you are expected to get a salary as per your work or you are expected to get a salary as per the contract that was made. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों के पेमेंट्स बाकी रहते हैं, लोग ठीक टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, बोलेंगे कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, वो काम ठीक से नहीं हुआ। जैसे कोई पेंटर है, कोई सीमेंट का काम कर रहा है कोई, तो ये सारे जितने भी हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, ठीक है। सो विल सी एज पर द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे she is basically works in an office, Kanta is working in an office, she attends her office from 9:30 am to 5:30 pm. एक specific time period है for which she is attending the office. So from 9:30 to 5:30 she is attending the office. She gets her salary regularly at the end of every month. तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि सैलरी बराबर टाइम पे आ जाएगी, और जैसा कॉन्ट्रैक्चुअल, तो आप जब अपॉइंट होते हैं किसी ऑफिस में तो यू गेट एन ऑफर लेटर। उस ऑफर लेटर में पूरा डिटेल्स रहता है, आपके काम करने का टाइम रहता है, आपका सैलरी कितना होगा, आपका सैलरी कब क्रेडिट होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं, ठीक है। सो एज पर, हाँ, अगर आपकी तरफ से कोई कमी है तो देन इट्स अ डिफरेंट इशू, बट जनरली हम अगर देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में शी वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस from 9:30 am to 5:30 pm. She gets her salary regularly at the end of every month. So at the end of every month she is regularly getting her salary. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. Provident fund मतलब समझते हैं, what is provident fund? देखो जनरली क्या होता है ना कि हम इंडियंस या कहीं पे भी, ठीक है, वी जनरली स्किप टू सेव। हमारे पास इतना पैसा है, फटाफट हमने इसमें लगा दिया, लेकिन कुछ सेव नहीं हुआ, और कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ हो गया, कल को मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया या कल को मैं परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है, तब मेरा एक मोटा पैसा का रिक्वायरमेंट आएगा जो जनरली लोगों के पास बचता नहीं है। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है बच्चा बाड़ी? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रोविडेंट फंड। आपके मम्मी पापा अगर सैलरीड एम्प्लॉयज होंगे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं प्रोविडेंट फंड होता क्या है। सो व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? आपके सैलरी में एक पर्टिकुलर हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाता है। मतलब समझ लो, अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे होंगे, लेट्स से 20,000 से, इस 20,000 में एक पर्टिकुलर हिस्सा आपका सैलरी का कटेगा, लेट्स से 1,000 रुपए आपका कटेगा, ठीक है। मतलब इन हैंड आपको 19,000 मिल रहा है, 1,000 जो है तो आपके सैलरी से कटा और 1,000 कंपनी अपनी तरफ से देगा। ये आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, इसको हम पीएफ अकाउंट बोलते हैं, ये जमा होता रहेगा, ठीक है। जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तब तक ये जमा होता रहेगा। दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिट टू दैट, तो वो आपके नाम पे जमा होता रहेगा। जिस दिन आपने उस कंपनी को छोड़ दिया या लेट्स से कंपनी छोड़ना पड़ा, ठीक है, लेट्स से कोई दुर्घटना घट गई, ठीक है, व्हाटएवर, इफ यू हैव लेफ्ट द कंपनी बाय योर चॉइस और मे बी सम एक्सीडेंट हैपेंड और समथिंग, सम अनटुवर्ड इंसिडेंट हैपेंड, सो ये पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। विद इन 45 डेज आपको वो रिलीज हो जाता है, विद इन 45 डेज। तो प्रोविडेंट फंड का एक प्रोसीजर होता है, तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। आपका चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट सर्विस हो, इफ यू आर बेसिकली एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, देन देयर इज अ प्रोविडेंट फंड एस्पेक्ट। प्रोविडेंट फंड में आपके सैलरी का थोड़ा हिस्सा कटता है और गवर्नमेंट भी उतना ही हिस्सा जमा करती है, तो ये दोनों मिलकर एक मोटा पैसा हो जाता है आपका, और ये हर महीने जमा होता रहेगा आपके पर्टिकुलर अकाउंट में। आपको मिलेगा नहीं ये पैसा, आपको मिलेगा तब जब आप कंपनी छोड़ेंगे या कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो गया, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तब जाकर ये पैसा आपको मिलता है विद इन 45 डेज। सो लेट्स से अगर मैं कंपनी आज छोड़ रहा हूं तो मैं अपना रेजिग्नेशन डालूंगा, मैं अपने प्रोसीजर्स कंप्लीट करूंगा और एक पीएफ अकाउंट का फॉर्म भरना पड़ता है मुझे। ये पीएफ अकाउंट का फॉर्म जाता है आपके गवर्नमेंट ऑफिस में, वहां से ये पेमेंट रिलीज होते होते तकरीबन 45 डेज लग जाता है। ये 45 डेज के बाद आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाएगा, ठीक है। सो ये जरूरी है इसलिए क्योंकि जनरली अगर हमने कोई सेव नहीं किया, ठीक है, तो कोई आफत आ गई तब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। So in addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. तो ज्यादा करके आपके ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो होता ही है, प्राइवेट ऑफिसेज में भी काफी सारे मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, काफी सारे इंश्योरेंसेज होते हैं, ये बल्क में इंश्योरेंसेज होते हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, संडेज में इसको ऑफिस नहीं जाना पड़ता। जैसे
लगभग सारे ऑफिसेज की छुट्टी होती है, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज आर क्लोज ऑन संडेज और मे बी ऑन पब्लिक हॉलीडेज, ठीक है, तो उसको भी ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, समझ में आ रहा है, ये टाइम पे काम, टाइम पे सैलरी, ठीक है, जिस दिन ऑफ रहेगा उस दिन ऑफ, प्लस प्रोविडेंट फंड प्लस मेडिकल अलाउंस, ये सारे चीजें उसको मिल रही हैं, ठीक है, तो एक सुकून है। यही काम अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपने समझ लो बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है या समझ लो पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपका कोई बिजनेस है, विल यू गेट अ संडे ऑफ? यू कैन टेक, लेकिन वो आपके ऊपर है, ठीक है, आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो अब जब किसी दूसरे के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होंगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। सो दिस इज पेड हॉलीडे। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर में ये सारा कुछ मेंशन होता है। ऐसा नहीं है कि संडे को अगर वो काम पे नहीं गई तो उसकी सैलरी कट हो जाएगी, ये पेड हॉलीडे है, ठीक है, पब्लिक हॉलीडेज में पेड हॉलीडे है, ठीक है। मेरे को याद है, मैं जब ऑफिस में था तो मेरे एक कलीग ने मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन कर दिया, ठीक है। कंप्लेन यूँ हुआ कि उस दिन एक बेसिकली हमारा जो टाइम स्लॉट है वो यूएस टाइम स्लॉट के हिसाब से था। तो मेरा ऑफिस चालू हो रहा है मतलब 5:30 से लेकर रात के 1:30 बजे तक, 5:30 से 1:30 तक का हमारा काम था। तो उस दिन इलेक्शन का दिन था, तो मैंने अपने एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं दी, उसने छुट्टी की अर्जी डाली, मैंने कैंसिल कर दिया। तो उसने मेरे नाम पे कंप्लेन कर दिया। एचआर ने बोला देखो उसका ये राइट है, हमको उसको छुट्टी देना पड़ेगा, ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव। तो मैंने बोला कि यार सारा दिन तो है उसके पास, 5:30 बजे कौन वोट देने जाता है? मेरा हिसाब से ये है भाई, सारा दिन अगर तुम्हारे पास है, तुम 4 बजे थोड़ी ना या 5 बजे उठ के थोड़ी ना वोट देने जाओगे। इसने बोला, तो एचआर ने बोला नहीं भाई, अगर कल को ये जाकर म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेन कर देता है हमारे खिलाफ, बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा, हमारे खिलाफ केस बन सकता है, इफ़ यू आर नॉट अलाउिंग द पर्सन टाइम टू वोट। ये बोल रहा होगा कि भाई साहब मैं नाइट शिफ्ट किया है तो मेरे को सुबह में नींद आ गई तो मैं वोट देने नहीं जा पाया, वोट देने का काउंटर तो 8 बजे तक खुला है, तो मैंने सोचा कि भाई 5-5:30 बजे जाकर दूंगा तो मुझे छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। क्या मैं उसकी सैलरी कट कर सकता हूँ उस दिन के लिए? नहीं, ठीक है, मुझे छुट्टी देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर कोई लेबरर होता और अगर वो काम पे ना आया होता, चलिए वो बोल रहा है कि मुझे इलेक्शन में वोट देने जाना है, तो क्या आप उसकी पगार काट लेंगे? काट लेंगे भाई साहब, देन इट डजंट मैटर, तब ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, दिस इज हाउ ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क्स, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर में भाई साहब लिखा रहता है कि आपको कितने दिन का कैजुअल लीव मिलता है। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। मुझे आपने कितनी बारी पानी पीते देखा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते रहो, चलो। आई डोंट नो, व्हेन यू आर कमिंग फॉर अ क्लास बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स ना यार। चलो लू ब्रेक मुझे समझ में आता है, 1.5 घंटे का क्लास है, उसमें 10 बार आप पानी पीते रहेंगे, ये करते रहेंगे, आई गेट डिस्टर्ब। There is a body language that I need to maintain, and the same time there is a body language that you need to maintain as well. ये म्यूचुअल है। फिर तो पढ़ लो ऑनलाइन में, यूट्यूब में इतने सारे लेक्चर्स हैं, सारे चैप्टर्स के लेक्चर मिल जाएंगे, बैठ के पढ़ लो भाई साहब आराम से, पीते रहो पानी की जगह कुछ और पीते रहो, क्या फर्क पड़ता है? मैं देखते रहो ना। ये एक इंटरेक्शन है तुम्हारे और मेरे बीच, और इस इंटरेक्शन की गरिमा बनाए रखिए, इस इंटरेक्शन का डेकोरम बनाए रखिए। आप अनप्रोफेशनल होंगे तो मैं भी अनप्रोफेशनल हो जाऊंगा, ये होगा ही होगा, ये ह्यूमन इंटरेक्शन है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन इट? अरे सुनो ना भाई, ये ऑफिस है और फिर ऑफिस में हम जाएंगे, करता रहूं मैं ऐसा। अब मैंने देखा आप पी रहे थे, अभी 5 मिनट बाद फिर पी रहे हैं, एक बार में ही खत्म कीजिए ना कहानी। ओके, सो व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। इस अपॉइंटमेंट लेटर में सारा सब कुछ नियम कानून मेंशन्ड होता है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज बेसिकली मेंशन्ड। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू दैट यू आस्क मी सर कैन आई ड्रिंक वाटर, ये सब बच्चे लोग करते होंगे, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग यू दैट यू हैव रीच्ड अ मैच्योरिटी लेवल व्हेन यू आर एट द 10th स्टैंडर्ड। आपको मालूम है कि भाई साहब 1.5 घंटे का एक क्लास है, लेट मी बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल माई नेचुरल कॉल्स। ये आया आते ही बोला कि मुझे लू जाना है, ठीक है भाई साहब, इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। बट वंस द क्लास हैज स्टार्टेड, आधे 1.5 घंटे का आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। हाउ डिफिकल्ट वुड दैट बी? एंड इफ इट इज डिफिकल्ट देन एवरीथिंग वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू इन लाइफ। अपॉइंटमेंट लेटर में सारा कुछ लिखा रहता है, ठीक है। आपका ये जो कुछ कैजुअल लीव्स के देखो, क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान बीमार ना पड़े पूरे साल? ऑब्वियसली पड़ सकता है। अगर बीमार पड़ गया और उसने बॉस को फोन किया कि भाई साहब मैं नहीं आ सकता आज के काम पे, आई एम इन अ मेडिकल इमरजेंसी, सो वुड यू बी कटिंग हिज सैलरी?
भाई उसका बीमार पड़ना बनता ही है। तो ये सब सारी चीजें 21 कैजुअल लीव जनरली होती हैं हमारी, ठीक है। 21 सिक लीव्स, कैजुअल लीव जो भी होते हैं, ये सब आपके लीव्स अलॉटेड होते हैं। आपके अपॉइंटमेंट लेटर में अगर आपके मम्मी पापा सर्विस कर रहे होंगे, कहीं पे काम कर रहे होंगे, तो आप उनके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, उस अपॉइंटमेंट लेटर को चेक कीजिएगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा किसी का अपॉइंटमेंट लेटर चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें सैलरी वगैरह सब कुछ रहता है, बट जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, ठीक है। हम लोग को जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था तो HR यूज्ड टू टेल अस कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर, ये एग्रीमेंट हमको साइन करना पड़ता था, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हो सकता है किसी को कुछ सैलरी मिला हो, किसी को कुछ सैलरी दिया हो, इसके एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा सैलरी मिली हो, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, ठीक है। इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसका 2 साल का एक्सपीरियंस है। जब ये हायर हुए थे तो इसकी सैलरी शायद ज़्यादा हो, अगर ये इसके साथ शेयर करेगा तो इसको एक थोड़ा मेरे को क्यों कम मिल रहा है, ऐसा खोल। तो शेयरिंग होगी तो ऐसा होगा, शेयरिंग ना हो इसलिए आपके लेटर में HR आपसे साइन लेता है कि डोंट शेयर दिस विद एनीवन। बट घर की बात है तो घर में आप इसको देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर बेसिकली गिव्स यू एन इंडिकेशन दैट हाउ एन ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क्स, ठीक है, कैसे ये काम होता है। ओके, सो नाउ वी हैव, दिस इज अ पेड हॉलीडे। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। जब उसने ज्वाइन किया था उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखे थे, ठीक है। सो कांता बेसिकली बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के भाई साहब क्या क्या चीजें हो गई भाई साहब, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो ये सारे आपको देखो जो ऑफिशियल काम होते हैं ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली बिलोंगिंग, एक प्रॉपर ऑफिस है, ठीक है, प्रॉपर लोग हैं, पढ़ाई लिखाई से काम चल रही है, जो भी आपका काम चल रहा है बड़े व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, इसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये बिल्डिंग बन रही है, वो ऊपर जो मजदूर है वो चिल्ला रहा है, अरे सीमेंट डाल रहे, सीमेंट डाल रहे, ये बोल रहा है भाई साहब अरे ईंटा फेंक रहे, ये अफला तफली का माहौल है ना। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और मेंटेन कर भी नहीं सकते वो ऑर्गेनाइज तरीके से। भाई बिल्डिंग बन रही है, इधर सीमेंट लगेगा, उधर ईंटा फेंको, ये सब चलता ही रहेगा उनका। इट इज अ डिसऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रॉपर ऑफिस में है भाई साहब, आप ऑफिस के काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे आपको पैसा मिल रहा है, ये सब आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप आराम से फैमिली के साथ चिल कर सकते हैं क्योंकि आपको लीव का टाइम मिल रहा है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स, ओके। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अपने बेनिफिट्स हैं। आज आप जिस लिए तैयार हो रहे हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कफोर्स बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, आपकी इच्छा से हो या आपकी अनिच्छा से हो, व्हाट अनिच्छा से ही है बेसिकली, ठीक है। व्हाई इज दिस सच अ रिगरस ट्रेनिंग दैट इज गोइंग ऑन फॉर अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी ईयर्स, 21 ईयर्स। आपका ग्रेजुएशन होते होते भाई साहब 21 साल हो जाएंगे, और कहीं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने की कोशिश की तो 25 साल समझ लीजिए, 25 साल बाद आप लॉन्च होंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये क्यों है, बिकॉज द एंटायर प्रोसेस इज दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा बन सकें, यही है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भाई साहब अंगूठा छाप भी चल जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का आप हिस्सा बन सके, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तुम मार्केट जाते हो, एक भाजी वाला बैठा हुआ है, आप उससे भाजी खरीद रहे हो, आप उससे मांडोली कर रहे हो, 10 रुपए का बोल रहा है, नहीं 8 रुपए, नहीं 7 रुपए। ऐसा ऑफिस में जाकर कर सकते हो। तुमको सैलरी दे रहे हैं, नहीं 10 रुपए रख रहे हैं हम, नहीं 50 रुपए रख रहे हैं हम, नहीं तुम उस दिन थोड़ा सा कम काम किए थे, 100 रुपए रख लें हम, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। आपकी जो सैलरी बनती है वो मिलेगी, ठीक है। सो द एंटायर थिंग, द एंटायर प्रोसेस ऑफ विच राइट नाउ यू आर अ पार्ट इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का आप हिस्सा बन सके इसीलिए पूरा तामझाम है, अदरवाइज तो लल्लन टॉप, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हेल्थ केयर है, फैमिली टाइम है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। अभी हम देखते हैं भाई साहब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे काम होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन कमल इज कांताज नेबर, ठीक है। ही इज अ डेली वेज लेबरर, डेली वेज लेबरर है इन अ नियर बाई ग्रोसरी स्टोर। तो आपका डेली वेज लेबरर मतलब समझ में आता है क्या, क्या डेली वेज लेबरर मतलब? रेगुलर जॉब नहीं, रेगुलर इनकम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। और क्या डेली वेज लेबरर मतलब क्या? वेज मतलब क्या होता है? हाँ ओके, दिन का उसको पैसा मिलता है, जो काम मतलब दिन भर उसने काम किया उसका पैसा मिलता है। डेली वेज मतलब दिन का पैसा मिलता है, महीने का नहीं, ठीक है। आपने मजदूर चौराहे देखे हैं? मजदूर चौराहे होते हैं मतलब सर्कल होते हैं, उस सर्कल में ऐसे 8-10 लोग ऐसे खड़े ही रहते हैं, ठीक है। आप ये क्या कहते हैं
अगर बेलापुर रोड में जाएंगे, अगर राइट थाने के लिए मुड़ेंगे ना, तो थोड़ा आगे ही जाके लेबर चौराहा बोलते हैं उसको हम। ऐसे लोग खड़े रहते हैं, पेंटर वगैरह ऐसा खड़े रहते हैं, पेंटिंग का काम करवाना हो, कहीं सीमेंट वेमेंट का काम करवाना हो, तो उनको डेली लेबरर के हिसाब से आप हायर कर सकते हैं। ये जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लेबरर्स का, जैसे मान लो ये बिल्डिंग बन रही है, तो ये लेबरर्स को उठा के लेकर आते हैं। इन लेबरर्स का भाई साहब डेली वेज के हिसाब से इनका बिलिंग होता है, ठीक है, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, अभी तो भाई बढ़ गया है, 1200 है शायद, ठीक है। मुंबई जैसे एरियाज में ज़्यादा है, छोटे शहरों में कम है, ठीक है। बट दिस इज बेसिकली डेली वेज एज पर द वर्क यू डू फॉर द एंटायर डे, आपको वैसा पगार मिलती है, ठीक है। तो कमल इज कांताज नेबरर, इज अ डेली, ही गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM इन द इवनिंग। ये कांता कब जा रही थी? 9:30 से 5:30 का है इसका। यहाँ पे देखो 7:30 से ऑलमोस्ट 8, मतलब 12 घंटे का शिफ्ट हो गया भाई साहब, 12 घंटे, ऑलमोस्ट 12 घंटे, ज्यादा ही है ना, 7:30 से 8। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। उसको भाई साहब पगार के सिवा और कुछ नहीं मिलता है, ना ही कोई मेडिकल बेनिफिट मिलता है, ना ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज को कवर करता है, ना ही कोई प्रोविडेंट फंड का स्कीम है, नथिंग, ठीक है, नो अदर बेनिफिट्स, ठीक है। ना ही भाई साहब पब्लिक हॉलीडे का बेनिफिट है, ना ही भाई साहब नेशनल हॉलीडे का बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। जब काम रहेगा उसको करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड, ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। जिस दिन वो काम नहीं करेगा उसके लिए भाई साहब उसको पगार नहीं मिलेगी। अभी आप सोचिए, इंडिया में इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कम है। फॉरेन कंट्रीज में, लेट्स से इन यूएस, ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ज्यादा है कि भाई साहब लोगों को आप काम करवा ही नहीं सकते। लोगों का तो छोड़ दीजिए, लोगों के जो बच्चे हैं उनसे भी आप स्कूल का काम नहीं करवा सकते। सोचिए, अगर आप यूएस जाते हैं, आपको अगर टीचर ने सैटरडे को, फ्राइडे को होमवर्क दे दिया, तो टीचर को भाई साहब निकाला जा सकता है। हाँ, ये सत्य है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे और संडे उनके लिए वीकेंड है, मतलब चिल करने का दिन है भाई साहब, रिलैक्स करने का दिन है, फैमिली टाइम है, ठीक है। इफ यू हैव बेसिकली गिवन होमवर्क टू अ स्टूडेंट, यू आर आंसरेबल फॉर दैट। और आपको भाई साहब पूरा दिखाना पड़ेगा कि स्टूडेंट के मार्क्स ऐसे आए हैं, ग्रेड्स ऐसे हैं, रेगुलर उसका भाई साहब ऐसा नहीं हो पा रहा है, तब जाकर हम ये होमवर्क का प्रोसेस इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए चालू कर रहे हैं। उसके पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने विद इन द क्लासरूम क्या क्या इनिशिएटिव्स उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए लिए हैं। 50 स्टूडेंट में उस स्टूडेंट को आपने पिक करके उसको अलग से टाइम दिया है, उसके बाद भी उसका इंप्रूवमेंट नहीं दिया है, नहीं हुआ है, तब जाकर आप उसको होमवर्क दे रहे हैं। तो ये कल्चर जो है पब्लिक हॉलीडेज का, या ये कल्चर जो है सैटरडे संडे वाले हॉलीडेज का, ये कल्चर सिर्फ वर्क में नहीं रहता है, ये स्टूडेंट लाइफ में भी आ जाता है, इनके पूरे उसमें रहता है, पूरे सिस्टम में रहता है, ठीक है। सो he is not getting any allowances apart from his wages, he is not paid for the days he does not work, ठीक है। he has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal, तो इसमें भाई साहब कोई फॉर्मल लेटर saying that he has been employed in the shop, इसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था। गया, इसके पास गया, भाई साहब काम है, हाँ है, चलो कहाँ से आ रहे हो, ये है, ये ठीक है, कितना काम कर लोगे, ये है, वो है, कितना पगार, बस हो गया खत्म। सब वर्बल हुआ है, सब सारी बातें वर्बल हुई हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर इसको शॉप ओनर से नहीं मिला है, ही हैज नॉट गॉट एनी अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। तो जब आपका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तब शॉप ओनर जो चाहे वो करवा ले, है ना भाई। इसका 8 बजे दुकान बंद होता है, आज 8 नहीं, आज 9 बजे बंद करेंगे, 9 बजे तक रहना पड़ेगा, इसको भी रहना पड़ेगा वैसे, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस तरीके का शोषण आप पे होने देता है। आपके ऊपर शोषण ना हो, इसी के लिए ये तैयारी है, और इस तैयारी में अगर आप चूकते हैं तो अगेन यू विल बी अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ओके, सो ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, तो कभी भी भाई साहब नहीं तुम जाओ भाई साहब, कल से नहीं आना, हो गया खत्म, ठीक है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एट एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, कभी भी हो सकता है, ये क्लियर है भाई साहब। कोई लिखा पढ़ी जब है नहीं, तो कभी भी आप उसका शॉप ओनर उसको निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि गुस्से में निकाल रहा हो सकता है शॉप ओनर के पास उतना प्रॉफिट ना बन रहा हो कि उसको अफोर्ड कर सके, नहीं भाई जयराम जी की कल से मत आइएगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये सारे जितने भी सेक्टर, चाय वाला हो गया, ठीक है, आपका ये पेंटिंग काम करने वाला हो गया, ठीक है, जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है, इन पे भाई साहब कोई लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता है, आप इसको कंटेस्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक बंदे को लीव नहीं दिया था क्योंकि उसका शिफ्ट चालू हो रहा था 5:30 बजे रात शाम का, और उस दिन वोटिंग डे था, तो उसने बोला आज मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे वोट देने जाना है,
HR ने बोला वो सही है, यू कैन नॉट मार्क हिम एब्सेंट और यू कैन नॉट कट हिज सैलरी, ही हैज़ द राइट टू अप्लाई फॉर अ लीव टुडे बिकॉज इट्स हिज फंडामेंटल राइट टू वोट, ठीक है, तो मुझे देना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं कर सकते, ठीक है। आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आप लीगली कुछ जा ही नहीं सकते उसमें, ठीक है। अगर आपके ओनर ने आपको निकाल दिया काम से, नहीं भाई नहीं आना है कल से, निकलना पड़ेगा, आप उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते। आर वी क्लियर? दैट इज हाउ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज। तो लीगली यू कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट योर ओनर और द, तो ये आपका देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मेहनत मजदूरी का सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ये सब जो भी काम हो रहा है देखो, ऑल दीज आर बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। सो डू नॉट, out of 475 million persons employed in India, 82.74% worked in the unorganized sector। समझ लीजिए 82% वर्कफोर्स जो है हमारा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब मेहनत मजदूरी का है, जहां पे कोई लिखा पड़ी नहीं है, पगार मिल गया तो मिल गया, हमारा नसीब, नहीं मिला तो, ठीक है, ऐसा है। आज काम पे जा रहे हैं, कल पता नहीं काम हो कि ना हो, ठीक है। दिस इज अ ह्यूज नंबर, 82.74% worked in the unorganized sector, ठीक है। So why are workers exploited in the unorganized sector? क्यों ही ये एक्सप्लॉइट होंगे बताइए? एक्सप्लॉइटेशन मतलब समझते हैं शोषण करना, ठीक है भाई। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, आपको पब्लिक हॉलीडेज में शायद छुट्टी नहीं मिल रही है, आपको सही टाइम पे पगार नहीं मिल रहा है, ये सारे शोषण आपके साथ हो रहे हैं। आपको बोला गया है 7 घंटे का शिफ्ट है, आपको काम 9 घंटे करवाया जा रहा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। So why are you exploited in the unorganized sector? Why do you think there is exploitation? Exploitation मतलब शोषण, जबरदस्ती आपसे ये सब करवाया जा रहा है, क्यों? एग्रीमेंट नहीं है, ओके एग्रीमेंट नहीं है, ये तो एक प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एग्रीमेंट क्यों नहीं है? ओके वही एक बात हो गई, एग्रीमेंट नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, चलिए समझा, लेकिन करो फिर पेपर वर्क। हाँ, इलीगल नहीं है कि लीगल नहीं है? लीगल नहीं है, उसमें कुछ भी लीगल नहीं है, चलिए वो तो समझा मैं, लेकिन आपको मैं पूछ रहा हूं कि एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है? एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। द वर्क फोर्स इज नॉट एजुकेटेड, ज्यादा करके आपको एजुकेटेड वर्क फोर्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आप जब भी आप किसी शिक्षित आदमी को एम्प्लॉय करेंगे, वो बोलेगा पहले एग्रीमेंट बनाओ भाई साहब, ठीक है, पहले एग्रीमेंट बनना चाहिए। अगर मैं एक दुकान भी भाड़े पे ले रहा हूं तो मैं पहले एग्रीमेंट लूंगा, मैं अगर कोई हाउस रेंट पे ले रहा हूं पहले एग्रीमेंट बनना चाहिए, ठीक है। ये सारा एग्रीमेंट बनना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो शिक्षित वर्ग नहीं है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर नॉट एजुकेटेड पीपल, ठीक है। तो ये आपका 82% है। आप बोलेंगे भाई साहब इंडिया की लिटरेसी रेट तो मोर देन 70% है, और आप बोल रहे हो 82% आपका यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? जब मोर देन 70% है लिटरेसी रेट, तो 82% आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों है? यस, लिटरेसी मतलब जो हमारे लिटरेसी को मापदंड का जो तरीका है वही गलत है, मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि आप एक भाषा पढ़ लिख और जानते हैं, ठीक है, तो इससे आपके एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती है, दिस डजंट मीन योर एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। तो पहली बात तो लिटरेसी का जो डेफिनेशन है वही काफी वीक है अपने आप में, और दूसरा हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स कम है। आपने देखा जैसे टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स आर द वंस विच जनरेट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, और वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है, उसका परसेंटेज कम है। ओके, सो डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा, ठीक है, इन इंप्रूविंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंडिया। नरेगा के हिसाब से क्या होता है? नरेगा क्या होता है? व्हाट इज नरेगा? फुल फॉर्म नहीं बता क्या होता है उसके अंतर्गत। 100 days ऑफ वेयर? इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में गवर्नमेंट आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देती है और उसका पगार देती है, ठीक है। इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मतलब रूरल एरियाज में काफी ऊपर नीचे होता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब खेती बाड़ी के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई साहब, ये जो किसान बेकार बैठ रहे हैं इनको किसी दूसरे काम पे एम्प्लॉय करके उनको 100 days का एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिल जाएगा। जो कहीं पे रास्ता बन रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई साहब इन लोगों को, देखो कैसा हो जाता है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है। गवर्नमेंट कुछ चूज ऐसे ही कर रही है प्रेशर बनाने के लिए। जैसे देखो आपके स्कूल में आपकी पढ़ाई हो, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट हों, ठीक है। अभी पीरियोडिक टेस्ट के पहले टीचर्स को अपना सिलेबस कंप्लीट करना रहेगा, ये प्रेशर उन पे बना रहेगा,
ठीक है, वरना तो आराम से कराएंगे, लेकिन उन पे ये प्रेशर बना रहेगा। तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी जब नरेगा जैसे चीज़ों को लगता है तो भाई 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट तुम्हें देना पड़ेगा ऐसे ही मुफ्त में, ठीक है, कुछ काम करवा लें तुमसे, चलो खेतों में काम नहीं है, चलो रोड बनवा लेते हैं, इसी चक्कर में डेवलपमेंट भी हो जाएगा, ठीक है, कहीं कुआं खुदवा लिया, कहीं पे रोड बनवा लिया, कहीं पे बस स्टॉप बनवा लिया, ठीक है, कोई एक पब्लिक ग्राउंड बना लिया, इन मजदूरों को या इन फार्म लेबरर्स को वहां पे एम्प्लॉय कर दिया, पगार भी मिल गया उनको, इनका भी पेट चल रहा है और भाई साहब गवर्नमेंट के नाम पे डेवलपमेंट भी हो रहा है। यही काम अगर गवर्नमेंट को कराना था, पता नहीं कहां कहां से मजदूर मंगवाएंगे, वो ऑक्शन निकालेंगे, फिर ये है वो है, ये लोग मिल रहे हैं हमको, फटाफट कर देंगे हम ये, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच रन्स पैरेलल, ठीक है, दिस इज समथिंग विच रन्स पैरेलल। पता नहीं, मेरे हिसाब से देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं डेवलपमेंट के लिए, और वो जैसे अभी आप देखो कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद था, आई फील, ठीक है, ये मेरी वो है कि सब कुछ बंद है, लोग निकल नहीं रहे, ये वो है। इस पूरे शहर में इतने सारे पॉट होल्स हैं, इतने सारे रास्ते खराब हैं, जिनको हम रिपेयर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें कंटिन्यूस ट्रैफिक है, कंटिन्यूस ट्रैफिक है भाई साहब। सुबह से लेकर ये शहर सोता नहीं है, रात को भी भाई साहब ट्रैफिक है हाईवेज में। क्या उस टाइम पे हम कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करके मजदूरों को एम्प्लॉय करके इन रास्तों को ठीक करवा सकते थे? क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। वॉज देयर एन अपॉर्चुनिटी, वॉज देयर टाइम फॉर 2 years का लॉकडाउन था भाई साहब, चलो माना सब कुछ बंद है, हो सकता है क्योंकि इन मजदूरों को आप एम्प्लॉय नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, दांडी मार्च कर रहे हैं, यहां से लेकर बिहार तक जा रहे हैं भाई साहब, यूपी तक जा रहे हैं रास्ते में पैदल, आपने देखा रहेगा, ठीक है। तब तो ये एक साथ ही जा रहे हैं ना, तो ये जब एक साथ ही जा रहे हैं, क्या हम इनको एक साथ एम्प्लॉय करके क्या हम ये काम तभी करवा लें? अगर हाँ, हेल्थ को रिस्क है, डेफिनेटली है, लेकिन वैसे भी इनको तो खाने के वांदे हैं, ये तो भाई साहब क्या करेंगे? चलो इनको आपने ट्रेन नहीं दिया, आपने बस नहीं दिया, सोनू सूद कितने को भाई साहब लेकर जाएगा अपने गांव तक, ठीक है, वो तो ये जाएंगे ही भाई साहब, पैदल जाएंगे। तो क्या हम इनको एम्प्लॉय करके यहाँ पे कुछ पगार देकर जिससे इनका पेट भी चल जाए और रास्ते के रास्ते भी बन जाए, क्योंकि रास्ते में अभी ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स और अपॉर्चुनिटीज दैट वी कैन हाप ऑन, ठीक है। सो ये सब प्लानिंग पे होता है। क्या नरेगा बेसिकली क्या है? नरेगा इज बेसिकली इन इंप्रूविंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है नेशनल। तो पहले तो आपको देखो आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। नरेगा पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पहले तो इसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मुलेटेड इन 2005, कभी ये आया भाई साहब? इन 2005 एंड लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 फरवरी 2006। ये सारे डेट्स आपको देने हैं। पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म देना है और फिर डेट्स देने हैं। लेटर ऑन इट्स नेम चेंज टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो नरेगा का नाम अभी MG नरेगा हो गया है, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। द स्कीम अभी हम बात करेंगे इस पे। पहले तो आपको यह बताना है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, नरेगा कभी लॉन्च हुआ था और कभी इफेक्टिव हुआ, प्लस उसका नाम चेंज होकर अभी क्या है, ठीक है। द स्कीम गारंटीज 100 डेज। अभी स्कीम में क्या होता है? 100 डेज ऑफ, ठीक है। अभी 100 डेज रिसेंटली अमेंडेड टू 150 डेज, अभी 150 डेज हो गया है, ठीक है। ड्राउट हिट एरियाज, बहुत सारे ड्राउट हिट एरियाज हैं जहां पे खेती बाड़ी उतने जोरों शोर से नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंबई में रहकर को कोई देखता है रेनफॉल कितना हुआ है हमारा? देखा करो भाई साहब, क्योंकि रेनफॉल्स पे आपका वाटर सप्लाई डिपेंडेंट है। आपके मुंबई के आजू बाजू 6-7 लेक्स हैं जिनसे आपको पूरे साल का वाटर सप्लाई मिलता है। एक दिन पानी नहीं आएगा ना भाई साहब, घर में तेवर अलग होगा, है ना, किधर से क्या आ जाए, जूता चप्पल पता नहीं, है ना। तो भाई आपके घर का माहौल बिगड़ेगा ही भाई साहब। पानी बहुत बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। तो आप देखिए ये पानी का जो सप्लाई है वो कहाँ से आ रहा है? इन सारे लेक्स से आ रहा है। आर दीज लेक्स फिल्ड विथ द रेन वाटर दैट हैज बीन कलेक्टेड दिस ईयर? इसका डेटा पब्लिश होता है। ये सब चीज़ें जो तुमसे जुड़ी हुई इनको जानने की कोशिश करो, थोड़ा अपने नॉलेज के दायरे को बढ़ाओ, ठीक है। खैर, मैं आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुंबई में रहकर हम शायद पानी की कमी को महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है और मुंबई इधर है। आप वेस्टर्न घाट्स के इधर जाएंगे ना तो वहाँ पे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। विदर्भ जैसे रीजन में रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ सुसाइड्स हुए हैं, फार्मर सुसाइड्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। हम आते हैं भाई साहब रेन के एरिया में और वो आते हैं रेन शैडो के एरिया में। ये पहाड़ जो है वो क्लाउड्स को जाने नहीं दे रहे, जिससे हमको भरपूर मात्रा में पानी मिल जा रहा है, लेकिन उन बेचारों को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज देयर। तो इसीलिए ड्राउट हिट एरियाज में 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने दिया है ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर
टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। 625 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे 150 दिन का रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। आपको 150 दिन की सैलरी मिलेगी। अभी मुद्दा ये है कि ये जो 150 दिन की सैलरी मिलेगी, क्या मेरे को अपने काम पे मिलेगी? काम हो या ना हो, गवर्नमेंट आपको ये सैलरी देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी भाई साहब, अरे इनको सैलरी दे रहे हैं, क्या कुछ काम करवा लिया जाए इनसे, है ना। सो दे विल ऑल्सो कम अप विथ समथिंग और दी अदर। और जब गवर्नमेंट कोई काम लाएगा तो उससे क्या होगा? विलेज का डेवलपमेंट होगा। तो ऑटोमेटिकली चीजें कनेक्टेड है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ चलो, गवर्नमेंट बोलेंगे कि भाई साहब जो मिनिस्टर है उनके घर में झाड़ू मार दो, ऐसा थोड़ी होगा। काम कुछ होगा ऐसा जो आपका डेवलपमेंट हो, जिसमें कोई स्कूल बनाने का काम हो गया, कोई बस स्टॉप बनाने का काम हो गया, कोई रेलवे स्टेशन बनाने का काम हो गया। ये सारे काम जिसमें मजदूर लगते हैं, ऐसे कामों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेगी इन लोगों को और 150 दिन का पगार देगी। ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल वर्क इज रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन के लिए 1/3 रिजर्व्ड है। ठीक है, 1/3 रिजर्व्ड है। ठीक है, दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द राइट टू वर्क बिकॉज इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। भाई साहब, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास काम हो, अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पा रही है तो भी 150 दिन का पगार उसको देना पड़ेगा इन वर्कर्स को। तो गवर्नमेंट को मतलब मजबूरन कोई ना कोई काम निकालना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दे हैव टू बेसिकली फाइंड आउट सम वर्क फॉर दीज पीपल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। द टाइप ऑफ वर्क कैन बी एनीथिंग फ्रॉम रोड डेवलपमेंट, कैनल कंस्ट्रक्शन टू एनी अदर वर्क विच मे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। तो ये कोई भी काम हो सकता है। अल्टीमेटली क्या होगा भाई साहब? गांव का विकास होगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम आंसर्स आपको ऐसे लिखने हैं। प्लीज लुक एट द स्टाइल इन विच यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स। आपका भाई साहब एक 4-5 मार्क्स का, 3-4 मार्क्स का ये सवाल होगा। ये सब जो आपके अंडरलाइन है, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। दैट इज द वे इन विच यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स इन ऑर्डर टू गेट मार्क्स। ठीक है, तो पहले तो आपको बोलना पड़ेगा नरेगा होता क्या है, कभी लॉन्च हुआ था, हाउ इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एमजी नरेगा, एंड हाउ व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जिसको अपन 150 डेज कर सकते हैं। फिर क्या है? 1/3 ऑफ द वर्क इज रिजर्व फॉर वुमेन। द एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क। ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट हैज टू एनी विच वेज प्रोवाइड देम द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, ओके। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, टोटल भाई साहब आप देखो। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में ऑर्गेनाइज कितना है? 1। प्राइमरी सेक्टर में ऑर्गेनाइज होना बहुत ही मुश्किल है। खेती बाड़ी में आप क्या ही किसके साथ एग्रीमेंट बनाकर क्या उसको सैलरी या वेज देंगे। ठीक है, ये भी जो एक रहेगा, ये कोई मुंशी रहेगा, कोई क्लर्क रहेगा, उसके लिए इसका 1 आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज वहां पे ज्यादा करके आपका अनऑर्गेनाइज रहेगा। सेकेंडरी सेक्टर में देखो, टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दिख रहा है। देखो यहाँ पे सारे अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि जितने भी कंपनीज हैं वो कैसे भी तरह के काम करवा लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे टोटल आपका ऑर्गेनाइज में 82% है, अनऑर्गेनाइज में 82 है, और यहाँ पे 393, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 82.74%। ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर विच प्रोवाइड्स मोस्ट जॉब्स टू द पीपल। तो सबसे ज्यादा जॉब्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्वियसली द प्राइमरी सेक्टर स्टिल। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 393। वाई इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोर इंपॉर्टेंट? बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर इन्वॉल्व हियर। ठीक है, ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको पगार, उनका घर भाई साहब उसी से चल रहा है, उनको पगार उसी बात की मिल रही है, उनका घर जैसे तैसे भी पगार मिल रहा होगा, उसी से तो उनका घर चल रहा होगा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, ये आर्टिशियंस, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स, तो ये आपके भाई साहब जितने भी होते हैं, दीज आर ऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सारे आपके भाई साहब अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए। ठीक है, किसी दूसरे के फार्म में काम कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स, आपका एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है, सीड्स जो है, ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट पे मिलता है, क्रेडिट पे आप स्टोरेज फैसिलिटीज एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, सो मार्केटिंग आउटलेट्स, ये सब आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, एक बार भाई साहब आपने देखो यहाँ पे जो सीड्स खरीदते हैं आप, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मेथड से खरीदते हैं, फिर आप क्रेडिट से खरीदते हैं, फिर आप इसको स्टोर करते हैं, फिर मार्केटिंग आउटलेट्स बनते हैं, देन वी हैव पेस्टिसाइड, देन वी हैव एग्रीकल्चर इनपुट्स। ये सारे तमाम चीजें जो हैं ऑल आर बिलोंगिंग टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपके भाई साहब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पे कैसे एम्प्लॉयमेंट है? ये क्या हो गया भाई साहब?
ओके, हैंड कार्ट पुलर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, शेड्यूल्ड कास्ट वर्कर्स, ये सारे जितने भी हैं आपके, दे आर बेसिकली वर्कर्स ऑफ अ सॉर्ट, ठीक है। गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट देम, ठीक है, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ओके, सो नाउ वी विल कम टू द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। व्हाट डू वी मीन बाय द पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर बेसिकली मीन्स द गवर्नमेंट सेक्टर। ये यूनियन गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या विलेज लेवल का गवर्नमेंट भी हो सकता है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस विद गवर्नमेंट, ठीक है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स, फॉर एग्जांपल रेलवे एक पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, रेलवे एक पब्लिक सेक्टर है, हाईवेज एक पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक पब्लिक सेक्टर है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर है। सो ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विद गवर्नमेंट, तो ओनरशिप एसेट्स का और डिलीवरी वो भाई साहब गवर्नमेंट के साथ ही रहेगा, ठीक है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, तो ये भाई साहब ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के साथ है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो गया ये। मोटिव यहां पे क्या है? वेलफेयर ऑफ पब्लिक। देखिए गवर्नमेंट का मोटिव हमेशा होता है वेलफेयर ऑफ पब्लिक। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अगर समझ लो आपको यहां से वीटी जाना है और आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो आपने भाई साहब ओला बुक कर लिया और दूसरा हो गया आपने ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप 25 रुपए में वहां पहुंच जाएंगे। अगर आप ओला से जा रहे हैं तो नहीं करके आपका 1000 रुपए के ऊपर बिल आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ट्रेन से जाना 25 रुपए में क्यों पड़ रहा है? क्योंकि दिस इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का पर्पस है आपको वेलफेयर देना, ठीक है। तो इसीलिए वो एक सस्ते तरीके से आप वहां पे पहुंच रहे हैं, यू आर बेसिकली। लेकिन हाँ, भीड़ भाड़ तो रहेगा, ठीक है। ओला में आप आराम से जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, सो मोटिव यहां पे क्या है? वेलफेयर ऑफ पब्लिक। सो पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या है? वेलफेयर ऑफ पब्लिक। और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होगा? हाँ, मनी, प्रॉफिट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या भाई? आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट इज द मोटिव, ठीक है। ओके, सो सेवरल थिंग्स आर नीडेड बाय द सोसाइटी बट विच प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है सोसाइटी में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक रीजनेबल कॉस्ट में उसको प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या है? पैसा, ठीक है। वो आपको ज्यादा ही चार्ज करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू चार्ज यू मोर। ओके ओके ओके। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, डैम, इरिगेशन, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, डैम, इरिगेशन, ये सब प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, लेकिन काफी महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कभी कभी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है इन चीजों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के बियॉन्ड कैपेसिटी है, ठीक है। कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल who do use these facilities is not easy। गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इवन इफ प्राइवेट सेक्टर डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज। अगर प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोवाइड करता भी है तो इसमें काफी हाई रेट होगा, ठीक है, फॉर देयर यूज। ऋषभ, इसको उधर रख देना। So government has to undertake heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। तो गवर्नमेंट को भाई साहब ये फैसिलिटी सबको अवेलेबल कराना पड़ता है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो देयर आर सम एक्टिविटीज बाय विच गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर और दे मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस। कुछ जगहों पे भाई साहब गवर्नमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना ही पड़ता है, वरना वो अपना बिजनेस करेंगे ही नहीं, ठीक है। दे विल नॉट सपोर्ट देयर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइस, ठीक है, स्टोर्स इट इन गोडाउन्स एंड सेल्स एट लोअर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स जस्ट गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई अगर गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से लोअर फेयर प्राइस पे खरीदती है और बहुत ही नॉमिनल भाव में इसको बेचती है, ठीक है, मार्केट में, ताकि लोगों को कम दाम में ये सारी चीजें अवेलेबल हो सके, तो फार्मर्स का लॉस भी ना हो और कंज्यूमर्स को भी हाई प्राइस ना पे करना पड़े। तो गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर। व्हाट इट डज, इट परचेजेस these grains in bulk from the farmers at a fair price and then releases them in the market at a very nominal profit, ठीक है, हार्डली कोई प्रॉफिट होगा उसमें, ठीक है। तो इससे जब ऐसा जब करती है गवर्नमेंट तो इससे फार्मर्स को भी नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है और इधर कंज्यूमर्स के पॉकेट में भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स जस्ट गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। So government will also take care of poorest and most ignored regions of the country through increased spending in such areas, ठीक है। तो जो भी पुअर रीजन्स हैं वहां पे गवर्नमेंट अपना
स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा रही है, ठीक है, इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ वर्क देयर, ठीक है. गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ पोरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज. एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर. हाउ इज इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? জেরক্স থেকে দুটো পেপার এসেছিল, আমি ফোন করছি উঠাচ্ছিলাম, ফোন করেছিলাম আগে, তুমি উঠাওনি. ওকে, so the public sector contributes to the economic development of a nation in the following ways. How does the public sector contribute? ठीक है, improving infrastructure. Infrastructure मतलब क्या होता है? roads, railways, इनको improve करना. Economic development depends upon the creation of basic infrastructure such as power, transportation, communication, irrigation, education, etc. Public sector enterprises can arrange the large investment necessary for economy. तो भाई पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, किसका पैसा है? हमारा ही पैसा है, ठीक है, टैक्स का जो पैसा है. तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा जो है वो इन सारे प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर सकती है, ठीक है. Okay, export promotion. A large number of public enterprises have been set up to promote India's export. Reduction in regional disparities. The government sets up industries in underdeveloped regions to reduce and overcome regional disparities in the development. तो underdeveloped regions में अगर हम कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तो लोग वहाँ पे उनको काम मिलता है, काम मिलता है तो पैसा मिलेगा, तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक अप्रेजल होगा, ठीक है. ओके, सो in 1970-71 the tertiary sector contributed rupees dash crore to the GDP. So the answer is भाई साहब, अरे बाप रे सबका आंसर आ गया, 4.5, ठीक है. So how much did it contribute? 4.5 crores. The total production in all three sectors has grown over the last 40 years. तो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा इनकम बढ़ रहा है. तो in all the three sectors, that is primary, secondary and tertiary sectors, the total production has grown. In 2010-11, the tertiary sector contributed rupees 27 lakh crore to the GDP. ठीक है. The want for income is more. In 1970-71, the secondary sector contributed 2 lakh crore to the GDP. So इस तरीके के सवाल आपको आ सकते हैं, आएंगे ही, ठीक है. The task of measuring the GDP is taken by the central government. GDP is what? Gross domestic product. What do we mean by gross domestic product? The total amount of goods and services which are produced within the boundaries of a particular nation in a particular year is known as gross domestic product, ठीक है. NREGA stands for National Rural Employment Guarantee Act. In the last 40 years, production in the service sector increased 14 times, but employment in the service sector increased only 5, ठीक है, 5 times. Okay. Highly skilled educated workers are required in the tertiary sector, obviously, ठीक है. In 2010-11, tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. पहले primary sector हुआ करता था, आज की तारीख में भाई साहब tertiary sector हो गया है. The workers of the unorganized sector in rural areas should be supported by the government by supplying them with agricultural inputs, ठीक है, उनको agricultural inputs से supply करके. The enterprises in organized sector not only evade taxes but they also refuse laws that protects laborers. समझ में आ रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैंने किसी लेबरर से काम करा लिया, अभी लेबरर को मैंने कोई पैसा दे दिया, ठीक है, दे दिया और उसको दिखा दिया मेरा खर्चा हुआ है, लेकिन टैक्स मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि अगर लेबरर को टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है. सो ये टैक्स इवेड करते हैं हम. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग रहने को क्यों चाहते हैं? ताकि टैक्स इवेड कर सकें, ठीक है. नॉट ओनली इवेड टैक्सेस बट दे ऑल्सो रिफ्यूज लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स. तो क्योंकि भाई साहब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आपके घर जाने का टाइम निर्धारित नहीं है, आपके काम पे आने का टाइम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है. हम आपसे ज़्यादा काम करवा सकते हैं, आपको कम पगार दे सकते हैं, आपके पब्लिक हॉलीडेज में भी आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा सारा रहेगा भाई साहब, ठीक है. रिफ्यूज लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स. इन डैश सेक्टर गवर्नमेंट owns most of the assets and provides all the services. तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट owns most of the assets and provides all the services. The sectors are classified into public and private sector on the basis of ownership of enterprises, ठीक है. Workers of unorganized sector in urban areas should be protected by the government. They should be protected by the government. Okay. So ये सारे paper clips हैं. This basically finishes off your chapter on sectors of Indian economy. Any questions, some people? No questions, some भाई साहब हो